मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंमंग और जायंग। जिसमें पिछली वीडियो में हम लोगों ने बाह्य दल पुंज और दल पुंज के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं पराग कोश या पुंकेसर के बारे में, और इसको सम्मिलित रूप से पुंमंग कहते हैं। आइए देखते हैं एक पुंकेसर की संरचना को। एक पुंकेसर जो है उसमें एक डंठल होता है जिसको हम पुतंतु या तंतु या फिलामेंट कहते हैं, और इसके ऊपर एक घुंडी नुमा संरचना है जिसको हम पराग कोश कहते हैं। और इसके बारे में आइए अब हम पॉइंट वाइज जानते हैं। पुंमंग क्या है? पुंमंग जो है पुंकेसरों से मिलकर बनता है। ये अकेला पुंकेसर भी हो सकता है, बहुत सारे पुंकेसर भी हो सकते हैं। भिन्न भिन्न पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक पुंकेसर पुष्प जो है पुष्प का नर जनन अंग है। पुष्प का नर जनन अंग है। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालित होता है। और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक, जिसको हम परागकोश भी कह सकते हैं, होता है। और परागकोश में परागकण बनते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालित होता है, और प्रत्येक पाली में, द्विपालित का मतलब 2 पाली होती है इसमें, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक या 2 परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण बनते हैं, और इसकी जब संरचना देखते हैं तो ये ऐसे दिखती है। ये एक पाली ये वाली पूरी और एक पाली ये वाली, और इसको जब हम अलग अलग देखते हैं तो इसमें 4 चेंबर, 1 2 3 और 4 दिखता है। कभी आपने अगर जो तिल होता है, जिसको तिल्ली बोलते हैं, उसके फल को देखा होगा तो 4 गड्ढे होते हैं। उसी 4 गड्ढे के संरचना के आधार पर ये पराग कोश होता है। बंध पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं। इन्हें स्टेमिनायड कहते हैं।
बंध्य पुंकेसर, बंध्य कहते हैं बाज को, ये जन्म करने में असमर्थ होते हैं और इसलिए इनको स्टेमिनाइड कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो इसे दल लग्न, एपिपेटलस कहते हैं। जैसे बैगन, इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी पुंकेसर जो है वो दल से लगा होता है, दल से जुड़ा होता है, और जब दल से जुड़ा होता है तो इसको कहते हैं दल लग्न, अंग्रेजी में कहते हैं एपिपेटलस। और ये कंडीशन पाई जाती है बैगन में। अगला पॉइंट है, यदि पुंकेसर परिदल से जुड़े होते हैं तो इसे परिदल लग्न, एपिफिलस कहते हैं। जैसे लिली में क्या कह रहे हैं कि जब पुंकेसर परिदल से जुड़ा हो तो ऐसी कंडीशन को परिदल लग्न या एपिफिलस कहते हैं, और ये कंडीशन पाई जाती है किसमें? लिली में। अगला पॉइंट है, पुष्प में पुंकेसर मुक्त अवस्था जिसको बोलते हैं बहुपुंकेसरी, अथवा जुड़े हुए, इसको कहते हैं संयुक्त पुंकेसरी। हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रत्येक पुंकेसर स्वतंत्र हो सकता है उस अवस्था को, या मुक्त हो सकता है उस अवस्था को बहुपुंकेसरी कहते हैं, अथवा जुड़े हुए, बहुत से पुंकेसर एक साथ में जुड़े हुए हो। कभी कभी पुंकेसर का पुतंतु जुड़ा होता है और कभी कभी परागकोश जुड़ा होता है, ऐसी कंडीशन को हम संयुक्त पुंकेसरी कहते हैं। ये दोनों संभव है। एक पॉइंट और देखते हैं, पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल में हो, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एक संघी, एक साथ में पुंकेसर एक गुच्छे
गुच्छे अथवा बंडल में हो तो एक संघी कहलाते हैं। जैसे गुड़हल, अगला पॉइंट है दो बंडलों में इसको बोलेंगे द्विसंघी। ये पाया जाता है मटर में और अगली कंडीशन है दो से अधिक बंडलों में इसको कहते हैं बहुसंघी। जैसा कि सिट्रस में और एक पॉइंट देखते हैं कि एक ही पुष्प में पुंकेसर के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है। जैसे सेल्विया और सरसों। देखिए, हमने कहा कि पुंकेसर गुच्छे में भी हो सकता है और या उसी को बंडल कह सकते हो। यदि एक गुच्छे में है या एक बंडल है तो उसको हम कहते हैं एक संघी, एक साथ में। और ये कंडीशन होती है गुड़हल में। जब दो बंडल हो तो द्विसंघी, ये कंडीशन होती है मटर में। और दो से अधिक बंडल हो तो बहुसंघी, ये कंडीशन होती है सिट्रस में। और अगला पॉइंट है एक ही पुष्प में पुंकेसर के तंतु की लंबाई अलग अलग हो सकती है, इनमें भिन्नता हो सकती है। जैसे सेल्विया और सरसों में। और सरसों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सरसों के पुंकेसरों को चतुर्दीर्घी कहते हैं। इसमें कुल 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, जिसमें 4 जो है वो समान लंबाई के और बड़े होते हैं और 2 पुंकेसर जो है वो छोटे होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जायांग के बारे में। तो जायांग के बारे में जब पढ़ेंगे तो पॉइंट में देखेंगे, अभी आपने जायांग का कभी भी चित्र देखा हो तो ये कंडीशन होती है, नीचे फूला हुआ भाग, बीच में सकरा भाग और ऊपर एक घुंडी, किसी में 2 घुंडी, किसी में 3, किसी में 5। इस तरह की भी कंडीशन होती है। ये नीचे फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं और ये बीच के सकरे भाग को वर्तिका कहते हैं और ये ऊपर जो घुंडी नुमा संरचना है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका का अग्रभाग, इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। जायांग पुष्प का मादा जनन अंग है। ये एक अथवा
अधिक अंडक का बना होता है। ये जो एक कंडीशन है, अगर एक है तो एक अंडपी, दो है तो द्विअंडपी, तीन है तो त्रिअंडपी, चार है चतुरांडपी, पांच है पंचांडपी, और इससे ज्यादा है तो बहुअंडपी कह सकते हैं। और हमने देखा कि अंडक के तीन भाग होते हैं, और ये तीनों भाग हमने आपको बताया कि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ये जो आधारीय भाग है ये अंडाशय है, तो इसको पॉइंट में देखेंगे। आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। जिससे एक लंबी नली वर्तिका होती है, जो अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। इस पॉइंट को, जो आधारीय फूला हुआ भाग है अंडाशय, इसके बीच में एक लंबी नली है जिसको हम वर्तिका कहते हैं, और वर्तिका करती क्या है, अंडाशय और वर्तिकाग्र को एक साथ में जोड़ती है। अगला पॉइंट है वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका के शीर्ष, जिसको चोटी कह सकते हो, पर होती है, और परागकण ग्रहण करती है। ये वर्तिकाग्र का काम क्या है, जब परागकण किसी भी माध्यम से वर्तिका पर आएगा, वर्तिकाग्र पर जब पहुंचेगा तो वर्तिकाग्र पर चिपचिपा द्रव होता है, विशेष तौर पे मैलिक एसिड, और उससे परागकण चिपक जाता है। बाद में परागकण का अंकुरण होता है, और ये आप निषेचन में पढ़ेंगे कि एक नली बनेगी, और नली के अंदर नर जनन केंद्रक जो है अंडाशय तक पहुंच जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं, जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं।
ये जो फूला हुआ भाग अंडाशय है, इसमें अगर वर्तिकाग्र रेखी है तो ये हमने आपको बताया कि एक अंडक हो सकता है, उस अंडक को ही बीजांड कहते हैं, या एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। और ये चपटे गद्देदार बीजांडासन, बीजांड का आसन, इससे जुड़े रहते हैं। जब किसी भी अंडाशय में एक से अधिक अंडक होते हैं या बीजांड होते हैं और ये अंडक जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तब इन्हें युक्तांडपी या सिनकार्पस कहते हैं, जैसे कि मटर और टमाटर में। और दूसरी कंडीशन है कि जब ये एक से अधिक अंडक हो और वो पृथक हो, और पृथक होते तब इन्हें द्वियुक्तांडपी या हेटेरोकार्पस कहते हैं। और ये कंडीशन पाई जाती है गुलाब और कमल में। एक पॉइंट और देखते हैं कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे बीजांड न्यास। ये बीजांड के व्यवस्थित रहने की जो स्थिति है उसी को कहते हैं बीजांड न्यास। इसको हम देख लेंगे अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास या इसी को कहते हैं प्लासेंटेशन कहते हैं। ये जो अंडाशय के अंदर बीजांड है, इनके जो लगे रहने का क्रम है उसी को हम बीजांड न्यास कहते हैं। और ये बीजांड न्यास विभिन्न प्रकार के होते हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। पहला है सीमांत बीजांड न्यास। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ कटक बनाता है, कटक बनाता है। और बीजांड कटक पर स्थित होते हैं। जो दो कतारें बनाता है।
जैसे मटर। मटर में आपने देखा होगा कि जो एक बीज की सीवन होती है और इसके बाद ये फली होती है, और इसमें जो है जो भी बीज लगे होते हैं वो इधर से लगे होते हैं। इसी को हम बोलते हैं सीमांत। सीमांत में क्या है कि बीजांडासन अंडाशय के आधार सीवन से मार्जिनल कहते हैं के साथ साथ कटक बनाते हैं और बीजांड कटक पर स्थित होते हैं। अगला जो सीवन इधर से होगा उसमें भी इधर इधर को फल लगे होंगे। ये कंडीशन आपने बहुत अच्छी तरह देखी होगी। तो ये एक तरफ को हम दिखा रहे हैं, समझाने के लिए बनाया कि इसमें अधर सीवन के साथ कटक बनता है और बीजांड जो है वो कटक पर स्थित होते हैं और इसकी दो कतारें बनती हैं, जिनको हमने कहा कि ये होता है मटर में। अगला है जब बीजांडासन अक्षीय होता है, सेंटर में होता है, और बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे होते हैं, तब इसे स्तंभीय कहते हैं। जैसे गुड़हल, टमाटर, नींबू। आपने इसमें देखा होगा, चाहे नींबू देखा हो, टमाटर देखा हो, उसमें क्या होता है कि ये बीजांड न्यास जो है वो इस कंडीशन में होता है और इसमें जो बीज होते हैं वो ऐसे लगे होते हैं। ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं स्तंभीय। जब बीजांडासन अक्षीय हो और बीजांड में बहुकोष्ठक हो, नंबर 1 2 3 बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे हो, तब इसे स्तंभीय बीजांड न्यास कहते हैं। और ये कंडीशन पाई जाती है गुड़हल में, नींबू में, टमाटर में। अगला प्रकार है भित्तीय बीजांड न्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे होते हैं। अंडाशय एक कोष्ठकीय होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण दो कोष्ठकों में
विभक्त हो जाता है। जैसे क्रूसीफर सरसों में, तथा आर्जेमोन, इसको आपने देखा होगा कि ये क्या होता है कि जो अंडाशय भित्ति है वो एक कोष्ठकीय है और इसमें जो बीजांड लगे हैं वो इस कंडीशन में लगे हुए हैं। सरसों में आपने देखा होगा कि कभी सरसों के बीच में, फली के बीच में एक सफेद झिल्ली होती है और जब सरसों को हम निकालते हैं तो वो झिल्ली सफेद टुकड़ों में टूटकर गिर जाती है। कह रहे हैं कि भित्तीय बीजांडान्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधि की ओर लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठकीय होता है, उसमें कोष्ठक तो एक होता है लेकिन आभासी पट एक झूठा पट बन जाता है और इसके कारण वो दो कोष्ठकों में विभक्त हो जाता है और ये कंडीशन पाई जाती है क्रूसीफेरी कुल में, जिसका सदस्य है सरसों और आर्जेमोन। अगला है जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं और ये पटीय नहीं होते, तब इन्हें मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास कहते हैं। जैसे डायंथस और प्रिमरोज, ये कंडीशन क्या है कि इसमें जो बीजांडासन है वो बीच में है लेकिन इसके अंदर कोई भी क्या है, पट नहीं है, ना आभासी और ना वास्तविक। इस कंडीशन को हम कहते हैं मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास। इसके सेंटर में बीज होंगे, चूंकि सेंटर में बीजांड है लेकिन इसमें कोई भी पट नहीं है। अगला है आधारी बीजांडन्यास। आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है।
जैसे सूरजमुखी और गेंदा, इसकी कंडीशन क्या होती है कि एक ही बीजांड होता है, ये जो अंडाशय है, और इसमें एक ही बीजांडान्यास होता है, जहां से एक ही बीज बनते हैं। यह सूरजमुखी और गेंदा में होता है। इसमें क्या होता है, बीजांडासन अंडाशय के आधार पर स्थित होता है। जो अंडाशय का सबसे निचला हिस्सा है, आधार है, वहां होता है, और इसमें केवल एक बीजांड होता है, और जब एक बीजांड होता है तो एक ही बीज तैयार होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।